डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स सिखाऊंगा। टाइप्स तो वेक्टर के बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हमें तुरंत जिस टाइप्स की ज़रूरत है, जैसे अभी काइनेमेटिक्स शुरू करना है हमें जल्दी से, तो जितनी वेक्टर की अभी हमें तुरंत ज़रूरत है मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। फिर आने वाले चैप्टर्स में वेक्टर्स आपको मिलेंगे, वहाँ पर फिर उनके टाइप्स को हम लोग अपना देखते चले जाएंगे। तो चलिए अब मैं ले रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बात और हम कर लें आपसे, वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance from initial to final position of an object in motion। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट चला, मान लीजिए पॉइंट ए से, और ये चलते 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 आ गया, सपोज पॉइंट बी पर आ गया। ठीक है, ये रोड है, मान लीजिए कार चलते हुए ए से बी पर आ गया। अब ए इनिशियल, बी फाइनल पोजीशन है। ए टू बी क्या करिए कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। पहले ड्रॉ कर लिया हमने, अब इस स्ट्रेट लाइन में एरो दे देंगे। अब ये जो हो गया ए बी वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। कहां से? फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दिस इज ए बी वेक्टर। वहीं यदि एक्चुअल पाथ की लेंथ हम ले लें, पूरे ये जो कर्व पाथ है इसकी लेंथ ले लें, तो इसको डिस्टेंस बोलते हैं। Now distance is length of actual path followed by an object। अब ये जो देख रहे हैं, ये पाथ कर्व पाथ, एक्चुअल पाथ है, तो फिर डिस्टेंस between points A and B, this is length of curved path AC। यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ, ACB। अब एक बात यहाँ पर और जान लें हम लोग, यदि फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट कभी सेम हो जाएगा तो क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि यदि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कभी किसी प्रॉब्लम में यदि एक हो गया तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, बट पाथ की लेंथ जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट घूमते फिर से पॉइंट ए पर पहुंच गया यदि कहीं, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस समय? जीरो। क्यों? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया, ए और बी मिल गया आपस में, तो फिर मिल जाने से डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इतना बड़ा हुआ, अब इसकी लेंथ नाप लीजिए, ये हो गया डिस्टेंस। तो बच्चों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे हमें एग्जाम्पल में जरूरत पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट की। इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस मिलेगा, बट इस चैप्टर में हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत आएगी। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर की हम बात कर रहे हैं आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर हमारे फिजिक्स में बोला गया है यूनिट वेक्टर को। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट वेक्टर ले रहे हैं हम यूनिट वेक्टर। अब जैसा कि नाम है इसका यूनिट, मैं डेफिनेशन बोलता हूं, आप लिख लीजिएगा। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है वन।
अब इस वेक्टर की सिंबल नोटेशन, तो इस वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ए कैप, बी कैप, पढ़ते भी इसी तरह से हैं, ए कैप ऐसे बोलते हैं, ये जो हो गया इसको पढ़ते हैं बी कैप एटसेट्रा। इस तरह से यूनिट वेक्टर को कैप दे करके दिखाए जाते हैं। अब इनकी वैल्यूज, यूनिट वेक्टर है जैसा कि बोला इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब आप पीछे जान चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। इस तरह से जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इस पर नजर रखना है हमें। अब यूनिट वेक्टर कभी हमें दे देता है प्रॉब्लम और कभी हमें उसकी जरूरत होती है, तो यदि प्रॉब्लम दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं यदि हमें जरूरत है तो हम कैसे उसका पता लगाएंगे, तो उसका मैं तरीका दे देता हूं आपको। यूनिट वेक्टर इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मतलब कि कोई भी वेक्टर आपको दे रखा है प्रॉब्लम में, उस वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जैसा कि जान चुके हैं मेजर्ड वैल्यू को कहते हैं मैग्नीट्यूड, तो फिर सेम वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में मैं लिख देता हूं। यूनिट वेक्टर के लिए हमने ए लिखा, ए फॉर एनी यूनिट वेक्टर। नाउ दिस इक्वल टू एनी वेक्टर ए, नॉट एक्सेलरेशन, कोई भी वेक्टर को ए लिख रहे हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड लिखा, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं, इस पर नजर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करें इसको, तो वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप, ये दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों इक्वेशन है हमारा, इसको हमेशा याद रखना चाहिए फिजिक्स पढ़ने वालों को। अब देखिए इसमें डायरेक्शन की बात करें थोड़ी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो है नहीं, तो जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का होगा वही ए का होगा। सिमिलरली जो ए का होगा वो यूनिट वेक्टर का होगा। एक ले लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिससे कि और क्लियर हो जाए हमें यूनिट वेक्टर क्या है हमारा। अब जैसे सपोज हमारे पास में कोई एक्सेलरेशन है, फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल टू, अब मैं एक्सेलरेशन सपोज कर रहा हूं ए को, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका ले रहा हूं ईस्ट वर्ल्ड। अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं यहां से, तो ए कैप यूनिट वेक्टर, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए से गिवन वेक्टर ए को डिवाइड कर देंगे। अब वेक्टर ए को लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन ईस्ट वर्ल्ड, now divided by magnitude of A is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कि मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, 10 से 10 कैंसिल, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, मिलेगा क्या हमें 1 ईस्ट वर्ल्ड। अब जरा गौर से देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर के साथ में कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, इट इज यूनिटलेस। यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। और साथ में जो हम लोग बोले हैं यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और जो गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं हमेशा। अब हमारे पास में कुछ ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जिसको कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बोला गया है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं हो, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो क्या है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स? चलिए तो ये 3 यूनिट वेक्टर्स, 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। अब ये कौन कौन से स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं? तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, दिस यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप।
आई कैप से डिनोट करते हैं। और हमेशा आई कैप आपको जब भी मिल जाए तो आप समझेंगे यही जो सामने में लिख रखे हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा आई कैप, फिर यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस ये हमेशा होता है, दिस इज ऑलवेज जे कैप, हमेशा ये जे कैप होता है। उसी तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, दिस इज ऑलवेज के कैप। ये है 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। अब इसको मैं एक्सिस पर दिखा देता हूं ड्रॉ करके। ये लिया हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब आपको जैसा मैं शुरू से बोल रहा हूं कि तीनों का नाम आपको रखना है। आप इसको x बोलें, आप इसको x बोलें, आपकी मर्जी पर है। चलिए फिर भी क्लास 9 से बच्चे ये लेते आते हैं एक्स वाई, तो फिर इसी तरह से ले लेते हैं। नाउ ओरिजिन पर हमें ड्राइंग करनी है वेक्टर की, तो हमने लिया यूनिट वेक्टर इतना बड़ा, कोई स्केल नहीं लगाना है, इतना बड़ा हमने सपोज कर लिया। दिस वेक्टर इज आई कैप, दिस यूनिट वेक्टर इज आई कैप। फिर वाई एक्सिस पर इतना ही बड़ा लेंथ ले रहे हैं, अप्रॉक्स, दिस इज थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया है, तो अप्रॉक्स इक्वल लेंगे, ठीक है, कोई स्केल नहीं लगाना है। रफली दिस इज जे कैप। सिमिलरली इतना बड़ा वेक्टर जेड एक्सिस पर ले लें हम। नाउ दिस इज के कैप, दिस इज के कैप। अब जो 3 यूनिट वेक्टर्स को हम लोगों ने दिखाया, इनका मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड मॉडुलस इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड मॉडुलस इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 1। अब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है तो कभी आप इसकी डायरेक्शन को अपोजिट नहीं करेंगे, ठीक है, जैसा देख रहे हैं वैसा ही रहेगा हमेशा। तो बच्चों ये था हमारा यूनिट वेक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर इन फिजिक्स कहा जाता है यूनिट वेक्टर को। अब ले रहे हैं हम दूसरा वेक्टर, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? तो पोजीशन वेक्टर, चलिए पोजीशन वेक्टर क्लास 9 में जब किसी पॉइंट का पोजीशन लोकेट करते थे तो क्या करते थे आप? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लेते थे। जैसे कि आपसे कहा गया कि बताओ जी ये पॉइंट P हमारा कहाँ पे है, तो आप यदि क्लास 9 में किसी बच्चे को पूछें, क्लास 9 का बच्चा पॉइंट P का लोकेशन, 10 का बच्चा पॉइंट P का लोकेशन कैसे बतावेगा? वो कहेगा कि x, y ले लो। अब ये ले लिया x एक्सिस, ये ले लिया y एक्सिस। अब आप जो है पॉइंट P का लोकेशन आराम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से x डिस्टेंस, जिसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं, इतने डिस्टेंस पर आगे बढ़े, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर y डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट जितना बड़ा है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जहाँ पे दोनों टच कर गए, ये हमारा पॉइंट P हो गया, कोऑर्डिनेट x, y हो गया। अब 11 में हम लोग वेक्टर सीख रहे हैं, हमसे कहा गया कि पॉइंट P का लोकेशन बताओ। तो फिर अब हम दूसरा तरीका ले रहे हैं, O से P तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखिए इस वेक्टर की लेंथ एज्यूम कर रहा हूं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एज्यूम करा हमने, कोई स्केल नहीं लगा रहे हैं। और ये जो एंगल है इसको सपोज कर रहा हूं 30 डिग्री, अप्रॉक्स 30 डिग्री। यदि किसी को आप बोल दें कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर 20 मीटर चलो O से, तो पक्का वो P पर ही पहुंचेगा, क्योंकि 30 डिग्री एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेने पर पॉजिटिव एंगल, 20 सेंटीमीटर पर एक ही पॉइंट पॉसिबल है। यदि इधर करेंगे तो एंगल कम हो जाएगा आपका, इधर करेंगे तो एंगल बढ़ जाएगा। नहीं, पॉइंट P को थोड़ा इधर उधर किया तो फिर पॉइंट OP का लेंथ कम अधिक हो जाएंगे। तो क्या देखा बच्चों, ये जो OP वेक्टर है एक्चुअल लोकेशन पॉइंट P का बता रहा है। एंड सो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं पोजीशन वेक्टर का। और पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच इंडिकेट्स, व्हिच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट।
जनरली फिक्स पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है। अब ये जो हमने बोला ओपी, ओपी इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओ। अब देखिए जो फ्रॉम ओ बोलते हैं इसी को फिजिक्स में लोग बोलते हैं रिलेटिव टू ओ। अब ये जो रिलेटिव टू ओ लिखा मैंने, इसकी जरूरत हमें आएगा जब रिलेटिव मोशन आप पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है। बहुत लोग वहां पर शिकायत भी करते हैं कि रिलेटिव मोशन जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। फिजिक्स का अपना एक चेन है जो वेक्टर से चलता है आगे की तरफ। ठीक है, मैंने यूनिट डायमेंशन तब अभी नहीं पढ़ाया है, उसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा। तो वेक्टर की जो चेन है रिलेटिव मोशन, जिनको आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप, वो आराम से रिलेटिव मोशन को कर लेते हैं। तो हम लोग चेन बना रहे हैं, इस चेन के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा हमारा। अब रिलेटिव टू ओ, इसी बात को कोई ये भी बोलते हैं और विथ रेस्पेक्ट टू ओ। अब पोजीशन वेक्टर ओपी जो देख रहे हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट ओ से पी पर गया है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। नहीं, यदि बाय द वे मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, यहां से यहां नहीं गया है, यहीं पर एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, तो फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। ये पोजीशन वेक्टर होगा बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जब तक कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां नहीं चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेस से वर्ड बना है डिस्प्लेसमेंट। मोशन होगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं, यदि कोई यहां पर रेस्ट में पड़ा हुआ है पहले से, हम इसका लोकेशन बता रहे हैं, तो इसको आप पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। अब बाय द वे यदि कभी कोई फिक्स पॉइंट दे करके आपको प्रॉब्लम कह दे पोजीशन वेक्टर लो, तो ले लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम में हमें दे दिया एक पॉइंट ए फिक्स पॉइंट, ये प्रॉब्लम ने दिया, लेकिन खुद से लेना है तो ओरिजिन लेना है आपको। फिक्स पॉइंट ओरिजिन से गिवन पॉइंट तक वेक्टर ड्रॉ करनी है, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करनी है। नहीं, यदि प्रॉब्लम में दे दिया कभी हमें कोई फिक्स पॉइंट और कहा कि ए से बी का निकालो पोजीशन वेक्टर, तो आराम से आप यहां से यहां वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। अब यही एपी की लेंथ नाप लीजिए, एपी का डायरेक्शन देख लीजिए। दिस एपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट ए। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो टाइप है वेक्टर का, वो ले रहा हूं अपोजिट वेक्टर। अब अपोजिट वेक्टर का यूज करते हैं जहां भी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है, उन सभी जगह अपोजिट वेक्टर का आप यूज करेंगे। तो क्या है अपोजिट वेक्टर? अपोजिट वेक्टर में कंडीशन है, जो कंडीशन में बोल रहा हूं उस पर गौर करेंगे। कंडीशन ये है अपोजिट वेक्टर में, अपोजिट वेक्टर इसका डेफिनेशन कीपिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कांस्टेंट, कीपिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कांस्टेंट को आप सेम भी बोल सकते हैं। कीपिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सेम, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए, कांस्टेंट रखते हुए, इफ इट्स डायरेक्शन इज मेड अपोजिट, यदि इनके डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, देन द ऑब्टेंड या कहिए फाउंड, जो मिला हमें वेक्टर इज अपोजिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिया हमने एक वेक्टर, ये लिया हमने ए। अब इस वेक्टर ए की लेंथ को रखिए सेम, मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए, ओनली इसके डायरेक्शन, जैसे ऐसे मान लीजिए, तो इसके डायरेक्शन को खाली उलट देना है, अपोजिट कर देना है, ठीक है ना, विदाउट चेंज इन लेंथ। नाउ ये हमने ड्रॉ करा, ठीक है, थोड़ा और बड़ा ले लें, अप्रॉक्स ये हो गया
नाउ अब जितना बड़ा ए का लेंथ उतना ही बड़ा लेंथ, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। नाउ दिस इज माइनस ए, माइनस ए होने से इसका नाम पड़ गया नेगेटिव वेक्टर, इसलिए अपोजिट वेक्टर का दूसरा नाम है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि अपोजिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन का यूज होता है। आप चाहें तो सेम लाइन के अलोंग अपोजिट करिए, यही आपकी इच्छा है, जरूरत है कभी तो आप यहाँ पर इसको नीचे जो है इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, जितना बड़ा ए है ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करिए। नाउ दिस इज आल्सो माइनस ए। अब आप बोल सकते हैं कि माइनस ए इज अपोजिट वेक्टर, माइनस ए इज अपोजिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अब इनके मैग्नीट्यूड, जैसा कि बच्चों पढ़े हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है मॉडुलस, तो फिर हमें मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस के अंदर जाने पर माइनस साइन गायब हो जाते हैं, तो फिर यहां पर हम मैग्नीट्यूड लिखें माइनस ए का, माइनस ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए, विदाउट एरो लिख दिया। सिमिलरली ए का मैग्नीट्यूड जो आप पीछे पढ़े हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए। इस तरह से अपोजिट वेक्टर गिवन वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, यही कंडीशन अप्लाई किए हैं हम लोग, डायरेक्शन ओनली अपोजिट होता है। चलिए तो ये हमारा अपोजिट वेक्टर है। अब नेक्स्ट वेक्टर हम ले रहे हैं नल वेक्टर, नंबर 4 नल वेक्टर। अब नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी बोलते हैं और जीरो वेक्टर, अब जीरो वेक्टर नाम इसलिए पड़े हैं कि नल वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is equal to 0. It is represented by 0 into a cap. नल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 into a cap से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 into एनी वेक्टर से भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाएगा, और कोई चाहे तो 0 पर ही एरो दे दें। नाउ दिस इज 0, इसको ओ नहीं पढ़िएगा, ये है 0, 0 पर एरो दे दिया। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज 0। नाउ जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ऐसे लिख रहा हूं दिस इक्वल टू 0। अब जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। जीरो लेंथ का स्ट्रेट लाइन तो ले नहीं सकते हैं, तो जब कोई स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते हैं तो एरो किधर देंगे, एरो देने की नहीं होगा हमारे पास में कोई रास्ता, तो फिर बोलते हैं इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन इसका डिफाइंड नहीं है, मतलब क्या, इट्स डायरेक्शन इज नॉट क्लियर। तो ये है नल वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होते हैं। नाउ अब मैं ले रहा हूं फिफ्थ वेक्टर। अब सिंपल टाइप आ रहा है, 4 टाइप्स मेजर टाइप्स था, अब थोड़ी सी जो है सिंपल टाइप्स को भी देख लेते हैं, जैसे कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं उस वेक्टर को जो एक प्लेन में होता है। ये हमारे जैसे बोर्ड का प्लेन है, आप नोटबुक पर लिखते हैं, नोटबुक का जो प्लेन है उस प्लेन में जो भी वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, जैसे ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए को हमने ड्रॉ करा बोर्ड के प्लेन में, कोई वेक्टर हमने इधर बी ड्रॉ करा बोर्ड के प्लेन में, कोई वेक्टर हमने ऐसे सी ड्रॉ करा बोर्ड के प्लेन में, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर, मतलब कि सेम प्लेन, को मतलब होता है सेम, तो सेम प्लेन में वेक्टर्स हैं। नंबर 6 दूसरा देते हैं कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स कर दें। नाउ कोलिनियर वेक्टर्स, अब देखिए कोलिनियर मतलब होता है अलोंग वन स्ट्रेट लाइन। अब वन स्ट्रेट लाइन के अलोंग मान लीजिए वेक्टर ए है, कोई दूसरा वेक्टर ये बी है, दीज टू आर अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, एंड सो दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। फिर बाय द वे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर थर्ड वेक्टर ड्रॉ कर दिया इधर की तरफ सी, ये भी वन लाइन के अलोंग है,
तो डायरेक्शन सीधा हो, डायरेक्शन उल्टा हो, बट वन स्ट्रेट लाइन के अलोंग जब होते हैं वेक्टर तो उसका नाम है कोलिनियर, वन लाइन के अलोंग कोलिनियर वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर पर हम बात करते हैं और यहीं पर हम लोग शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की बात कर लेंगे, क्योंकि आगे ट्रायंगल लॉ, एडिशन ऑफ वेक्टर का हमें पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन्स लॉ, ये सारे आएंगे। तो फिर हमें वहां पर वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए इक्वल वेक्टर्स। अब वेक्टर के पास में दो मेन प्रॉपर्टी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो पास में रहता है वेक्टर के। तो यदि टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो गया तो उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स whose magnitude and direction are equal, यानी कि सेम। जैसे ये वेक्टर हो गया हमारा a, अब बिल्कुल इतना ही बड़ा वेक्टर यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये लेंथ लिया सेम, डायरेक्शन राइटवर्ड, डायरेक्शन राइटवर्ड। अब आप इस वेक्टर को भी a बोलेंगे। अब देखिए इसी को मैं दूसरा नाम दे रहा हूं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। जैसे कोई वेक्टर आपका पॉइंट ए पर है, आपको जरूरत पड़ गया पॉइंट बी पर ले जाने का वेक्टर को, तो आप क्या करिए, जितना बड़ा लेंथ है उतना बड़ा लेंथ ले लीजिए, जिधर डायरेक्शन है उधर डायरेक्शन दे दीजिए, वेक्टर आपका यहां से उठ के यहां आ गया। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज एक पॉइंट सी पर कोई ये वेक्टर हमारा जो है डी वेक्टर है, और कोई पॉइंट यहां पर डी पर हमें इसको ले जाना है, यहां से इसको यहां ले जाना है, तो फिर बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिया हमने, जितना बड़ा लेंथ है उतना बड़ा लेंथ ले लेंगे, जिधर एरो है उधर एरो दे देंगे। अब ये वेक्टर आपका यहां पर आ गया। क्यों? इन दोनों वेक्टर की लेंथ सेम, यानी मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, एंड सो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। और हमने इसको शिफ्ट कर दिया पॉइंट सी से पॉइंट डी पर, तो फिर इसी को शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जिसकी हमें सख्त जरूरत है उसको देख लिए। अब आने वाले लेक्चर्स में अब एक हमारे पास ट्रायंगल लॉ, फिर आएंगे पैरेललोग्राम लॉ, फिर पॉलीगन लॉ। चलिए आज का काम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।